नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर कुमार गुप्ता, सृजन विहार, भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला। आज का विश्लेषण है महंगी शिक्षा। क्या गरीब का बच्चा केवल सपने देखने के लिए पैदा होता है? नालंदा से नई शिक्षा नीति तक भारत की शिक्षा का इतिहास, वर्तमान और भविष्य। प्रथम भाग, जब ज्ञान बिकने लगा। यदि किसी देश में शिक्षा महंगी और अज्ञान सस्ता हो जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ भविष्य संकट में है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि आज के भारत की एक बड़ी चिंता है। आज जब किसी गरीब किसान का बेटा डॉक्टर बनने का सपना देखता है या किसी दिहाड़ी मजदूर की बेटी इंजीनियर बनने की इच्छा रखती है तो सबसे पहले उसके सामने किताबें नहीं, फीस की पर्ची खड़ी होती है। प्रवेश परीक्षा से पहले ही परिवार की आर्थिक परीक्षा शुरू हो जाती है। सवाल यह नहीं कि भारत में विद्यालय कम हैं, सवाल यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे की पहुंच में है या नहीं। एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे। ज्ञान का उद्देश्य समाज का उत्थान था, व्यापार नहीं। संविधान का वादा। भारत का संविधान समान अवसर और शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है। शिक्षा को केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि नागरिक सशक्तिकरण का आधार माना गया है। बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी इसी सोच का परिणाम है। फिर भी प्रश्न बना रहता है, यदि शिक्षा का अधिकार है तो अनेक परिवार आज भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेने या पढ़ाई छुड़ाने की स्थिति में क्यों पहुंच जाते हैं। एक गांव की कहानी है मित्रों कि कल्पना कीजिए, बिहार के एक छोटे से गांव की एक छात्र सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, दिन में खेतों में पिता के हाथ बटाता है, शाम को बिजली नहीं रहती तो लालटेन की रोशनी में पढ़ता है। यह बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाता है, पूरा गांव खुश होता है। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। किराया, छात्रावास, कोचिंग, किताबें, भोजन, इन सब का खर्च परिवार की साल भर की आय से भी अधिक हो सकता है। यहीं पर अनेक सपने रुक जाते हैं। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि देश के अनेक ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की वास्तविक चुनौती है। शिक्षा और असमानता। शिक्षा में समान अवसर देने का सबसे बड़ा माध्यम मानी जाती है। यदि वही अवसर आर्थिक कारणों से सीमित होने लगे तो सामाजिक असमानता और गहरी हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि निजी संस्थान आवश्यक नहीं है, उन्होंने उस शिक्षा के विस्तार में योगदान दिया है, लेकिन एक संतुलन आवश्यक है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल उन लोगों तक सीमित न रह जाए जो अधिक खर्च उठा रहे हैं। एक कठिन प्रश्न है मित्रों कि क्या हम ऐसा भारत बना रहे हैं जहां बच्चे का भविष्य उसकी प्रतिभा से तय होगा या उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से? यही प्रश्न इस पूरी श्रृंखला का केंद्र है। नालंदा से आधुनिक भारत तक शिक्षा का स्वर्ण इतिहास का वर्तमान चुनौतियां। क्या गरीब का बच्चा आप केवल सपने देखने के लिए पैदा होता है? नालंदा से आधुनिक भारत तक शिक्षा की यात्रा और बदलती तस्वीर। जब दुनिया अंधकार में थी तब भारत ज्ञान का सूरज था। यदि कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या थी तो उत्तर केवल सोना, मसाले या व्यापार नहीं होगा। भारत की सबसे बड़ी पहचान थी ज्ञान की खोज। जब यूरोप के अनेक देशों में व्यवस्थित विश्वविद्यालयों की परंपरा विकसित नहीं हुई थी तब भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी और ओदंत
उदंतपुरी जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्यालय थे, उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय थे। यह केवल शिक्षण संस्थान नहीं थे, बल्कि मानव सभ्यता की बौद्धिक प्रयोगशाला थे। हजारों विद्यार्थी चीन, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मध्य एशिया से भारत आते थे। वे यहाँ केवल डिग्री लेने नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जित करने आते थे। भारत तब विश्व गुरु इसीलिए नहीं था कि उसके पास विशाल सेना थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास विशाल विचार थे। नालंदा, जहाँ प्रवेश परीक्षा भी कठिन थी, बिहार की धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे महान शिक्षा केंद्रों में गिना जाता है। आज भी कहा जाता है कि यहाँ प्रवेश लेना अत्यंत कठिन था। केवल वही विद्यार्थी प्रवेश पाते थे जो अपनी योग्यता सिद्ध करते थे। शिक्षा, दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल, विज्ञान, व्याकरण, साहित्य और तर्कशास्त्र जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। हजारों छात्र और सैकड़ों आचार्य जहाँ निवास करते थे। विशाल पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियाँ सुरक्षित थी। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहाँ ज्ञान सबसे बड़ा सम्मान था। जब ज्ञान की ज्योति बुझी, इतिहास के उतार चढ़ाव, आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया। नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय नष्ट हुए। केवल भवन ही नहीं जले, बल्कि सदियों का संचित ज्ञान भी नष्ट हुआ। लेकिन भारत की सीखने की परंपरा समाप्त नहीं हुई। गुरुकुल, पाठशालाएँ और स्थानीय शिक्षा प्रणालियाँ समाज में बनी रहीं। अंग्रेजी शासन और नई शिक्षा व्यवस्था। औपनिवेशिक काल में शिक्षा का नया ढांचा विकसित हुआ। आधुनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय और प्रशासनिक शिक्षा का विस्तार हुआ। साथ ही शिक्षा का उद्देश्य भी बदला। प्रशासन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करना एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। इस व्यवस्था से आधुनिक विज्ञान, कानून और तकनीकी शिक्षा के अवसर भी दिए। लेकिन भारतीय भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय शिक्षा प्रणालियों को भी चुनौती यहाँ मिली। स्वतंत्र भारत का सपना। 1947 में स्वतंत्रता के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी सभी तक शिक्षा पहुँचाना। सरकारी विद्यालय खोले गए, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, तकनीकी संस्थानों का विस्तार हुआ। बाद के वर्षों में ITI, IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थानों ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, अमीर और गरीब परिवारों तथा सरकारी और निजी शिक्षा के बीच अंतर पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। आज की शिक्षा अवसर भी, असमानता भी। आज भारत में लाखों विद्यालय, हजारों कॉलेज और अनेक विश्वविद्यालय हैं। डिजिटल शिक्षा ने नई संभावनाएं खोली हैं, लेकिन दूसरी ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सभी के लिए समान नहीं है। निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों का खर्च कई परिवारों के लिए भारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं अब भी असमान है। डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता हर घर तक समान रूप से नहीं पहुंची है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर जगह स्थिति एक जैसी है, बल्कि यह कि विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच अवसरों में अंतर बना हुआ है। क्या केवल डिग्री ही शिक्षा है? आज का समाज अक्सर डिग्री को सफलता का पर्याय मान लेता है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम है, या वह व्यक्ति को विचारशील, संवेदनशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला और जिम्मेदार नागरिक बनाती है? यदि शिक्षा केवल परीक्षा और अंक तक सीमित हो जाए तो उसका मूल उद्देश्य अधूरा रह जाता है। नई शिक्षा नीति, नया अवसर। नई शिक्षा नीति ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे हैं। रटने के बजाय समझ पर बल, कौशल और नवाचार को बढ़ावा, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन, शोध और तकनीक का विस्तार। यदि इन
लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था अधिक समावेशी और आधुनिक बन सकती है। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संसाधन, शिक्षक और अवसर देश के हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुँचे। एक ऐसा प्रश्न जो हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। यदि किसी गरीब परिवार का प्रतिभाशाली बच्चा केवल आर्थिक कठिनाइयों के कारण उस शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता, तो नुकसान केवल उस बच्चे का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। देश एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक, इंजीनियर या नवोन्मेषक हो सकता है। इसीलिए शिक्षा पर चर्चा केवल शिक्षा की चर्चा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की चर्चा है। मित्रों, हम अगले भाग में शिक्षा का बाजार, कोचिंग उद्योग, निजी स्कूल और गरीब परिवारों का संघर्ष का विश्लेषण करेंगे। और फिर मिलते हैं सृजन बिहार के साथ। आपसे पुनः एक बार फिर आग्रह है कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करें। मित्रों, आपके बीच आने का मात्र यही एक वजह है और एक छोटा स्वार्थ भी है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं।